Good morning, students. Today's our chapter is natural vegetation. Some part was missing about mountain forest. So we will continue from mountain forest. Today we will discuss about mountain forest, mangrove forest, and natural habitat. In mountainous areas, the decrease in temperature with increase in altitude. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे हमारा जो एल्टीट्यूड है, जैसे जैसे हमारा जो एरिया है वो डिक्रीज़ होगा टेम्परेचर में और इंक्रीज़ होगा एल्टीट्यूड में, तो एक करस्पॉन्डिंग चेंज आएंगे नेचुरल वेजिटेशन में. एज सच देयर इज़ अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट्स इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन. और यही सेम चीज़ हम किस में देखेंगे? ट्रॉपिकल एंड टुंड्रा रीजन में. जो वेट टेम्परेट है टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड. जो वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, इनकी जो हाइट होती है वो किस किस के बीच में होती है? 1000 to 2000 मीटर्स. एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज, किस किस तरह के ट्री यहाँ पे मिलते हैं? एवरग्रीन ब्रॉड ट्री लीव्स, मतलब कि जिनकी लीव्स जो होती हैं वो हमेशा के लिए होती हैं, ये कभी भी लीव्स इसमें से झड़ती नहीं हैं. टाइप्स आर फाउंड इन लीफ सच एज ओक्स एंड चेस्टनट्स प्रीडोमिनेंट between 1500 and 3000 मीटर. टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कन्फीरियस ट्री, किस किस तरह के ट्री होते हैं? कन्फीरियस ट्री लाइक पाइन है, देवदार है, सिल्वर फ्री है, स्पर्स है एंड सिडार है, यहाँ पाए जाते हैं. ठीक है. दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द साउदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालय. किसको कवर कर रहे हैं? साउदर्न जो साइड है हिमालयन की, जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड है साउदर्न एंड नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया में. एट हायर एलिवेशन टेम्परेट ग्रासलैंड आर कॉमन. किस तरह की ग्रासलैंड यहाँ पे देखने को मिलती है? टेम्पलेट. एट हाई एल्टीट्यूड जनरली मोर देन, जो हाई एल्टीट्यूड होते हैं इसमें ज़्यादातर 3600 मीटर्स अबव होती हैं सी लेवल से. और टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड गिव वे टू द एल्पाइन ब्रांचेस आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट. आप देखेंगे कि जो एल्पाइन वेजिटेशन है, जो सिल्वर फ्री है, जो जूनिपर्स है, जो पाइन्स हैं और जो ब्रिचेस हैं, यहाँ पे कॉमन ट्री हैं इस फॉरेस्ट में. मतलब कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि जो ट्रीज़ हैं उनकी हाइट कितनी है, रेनफॉल की रिक्वायरमेंट कौन सी है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ सिल्वर फेयर, ये स्पाइसेस है फॉरेस्ट की. ठीक है, ट्रीज़ की स्पाइसेस है ये. हाउएवर दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टंटेड एज दे अप्रोच द स्नो लाइन. आप देख सकते हैं ये माउंटेन फॉरेस्ट में आप देख रहे हैं ना, एक ही लाइन में ट्रीज़ जो हैं वो प्लांट हैं, तो स्नो लाइन का मतलब यही होता है. अल्टीमेटली थ्रू शर्ब्स एंड स्क्रब्स दे आर मर्ज इनटू द एल्पाइन ग्रासलैंड. और जो शर्ब्स हैं वो किस में, स्क्रब्स हैं, शर्ब्स हैं वो किस में मिली हुई होती हैं? एल्पाइन ग्रासलैंड में. दीज आर यूज extensively for grazing by nomadic tribes like the Gujjars and the Bhakarwalas. At higher altitude, mosses and leeches from part of the tundra vegetation. ये जो ग्रास लैंड है, जो शर्ब्स है, ठीक है, ये किस काम आती है? ये जो एनिमल्स हैं उनको फीडअप करने के लिए काम आती हैं, यानी कि ग्रेजिंग के काम पे आती हैं. ठीक है. और जो नोमेडिक ट्राइब्स हैं, यानी कि जो आदिवासी हैं, चाहे वो गुज्जर्स हो या भाकरवालाज हो, तो क्या करते हैं? अपने एनिमल्स को इस जगह पे लेके चलते हैं. एट हायर एल्टीट्यूड्स, जो हायर एल्टीट्यूड्स पे क्या क्या मिलती है? हमें मोजेस एंड लीचेस फ्रॉम पार्ट ऑफ द टुंड्रा वेजिटेशन. ये भी किसकी? छोटी छोटी घासें देखते हैं ना आप, हरी हरी घास, जैसे हिंदी में टिपिकल हिंदी में दूब घास कह सकते हैं या मोस घास कह सकते हैं, जो लॉन में आपके यूज़ होती है. तो इस तरीके की वेजिटेशन वहाँ पे कॉमन देखने को मिलती है. द कॉमन एनिमल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, और जो कॉमन एनिमल है इन फॉरेस्ट में वो कौन कौन से हैं? कश्मीरी स्टैग हो गया आपका, स्पॉटेड बियर हो गया आपका, वाइल्ड शीप है, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्वायरल्स, शैगीहॉर्न, वाइल्ड आइबेक्स, बियर एंड रेयर रेड पांडा. यानी कि रेड पांडा बहुत रेयर देखने को मिलता है, लेकिन माउंटेन फॉरेस्ट में ये आपको देखने को ईजिली मिल जाएगा. और शीप है, गोट्स है, जिनके क्या होते हैं? थिक हेयर होते हैं. तो इस तरह की जो एनिमल की स्पाइसेस है वो यहाँ पे मिलती है. ठीक है. तो माउंटेन फॉरेस्ट में हम कह सकते हैं कि हमेशा एवरग्रीन फॉरेस्ट ये होते हैं,
और जो वाइल्ड लाइफ है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। देखिए जो फॉरेस्ट है और जो वाइल्ड लाइफ है वो कहीं ना कहीं तक एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है। जहाँ पे आप देखेंगे हरियाली ज़्यादा होगी, जहाँ पे आप देखेंगे प्लांटेशन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे आपको जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या जो एनिमल्स हैं वो आपको वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे ना। आप देखते हैं घरों में या आसपास देखेंगे, अगर जहाँ पे आपके ट्रीज़ ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे आपको बर्ड्स मिलेंगी देखने को, पिजन्स आते हैं, क्रोज आते हैं, स्क्वायरल्स आती हैं, है ना। और जहाँ पे आप देखेंगे अगर बहुत टाइम से कोई पैच ऑफ लैंड क्लियर नहीं किया है तो वहाँ पे आपको स्नेक्स, रेप्टाइल्स मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है किसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मैनग्रोव फॉरेस्ट। द मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। देखिए जो टाइड्स हैं, जो लहरें हैं, उसकी वजह से जो पेड़ जो आप देख रहे हैं समुद्र के बीचों बीच पेड़ निकलते हैं, समुद्र के आसपास आप देखते हैं कोकोनट ट्री का काफ़ी बड़ा प्लांटेशन होता है एक रो में। तो वो जो ट्रीज़ हैं उनको कोस्टल लाइन यानी कि समुद्र के किनारे, तो वो जो ट्रीज़ हैं उनको क्या कहा जाता है, ये मैनग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। Dense mangrove are the common varieties with roots of the plant submerged under water। मैंने बताया ना समुद्र के अंदर, मतलब कि पानी के अंदर जो इनकी रूट्स होती हैं वो मर्ज होती हैं, ठीक है। पानी के अंदर से ये जो प्लांट्स हैं वो निकले हुए होते हैं। द डेल्टाज ऑफ गंगा, द महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन। यानी जो गंगा है, महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, ये नदियां हैं जो लंबी लंबी, ये इस तरह की वेजिटेशन को कवर करती है। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है उसमें क्या पाया जाता है, सुंदरी। आपने सुंदरवन सुना होगा ना, सुंदरवन ये जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, जो डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र का वहाँ पे सिचुएटेड है। विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर। क्या प्रोवाइड कराता है ये, ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर। पाम, कोकोनट, केरो, आगर एक्सेट्रा ऑल्सो ग्रो इन सम पार्ट्स ऑफ द डेल्टा। ये भी क्या है, इन पार्ट्स में ग्रो करती हैं। रॉयल बंगाल टाइगर इज़ द फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट। जो रॉयल बंगाल टाइगर है, देखिए मैंने आपको बताया ना कि वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करती है। तो जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो भी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। और साथ में टर्टल्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, घड़ियाल्स हैं, स्नेक्स हैं, क्योंकि देखिए वाटर का है तो पहले ही हमने पढ़ लिया कि जो कोस्टल लाइन्स हैं या जो डेल्टाज हैं नदियों के, रिवर्स के, वहाँ पे इस तरह की वेजिटेशन फाउंड की जाती है। दैट मीन्स कि इससे रिलेटेड एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे उसमें, चाहे घड़ियाल कह लीजिए आप, चाहे स्नेक कह लीजिए आप, ठीक है। तो इस तरीके की जो वेजिटेशन है, जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। देखिए ये जो आपका एक ब्लू बॉक्स बना हुआ है इसमें आपका मेडिसिनल प्लांट्स बताया गया। आप जैसे सर्पगंधा है, जामुन है, अर्जुन है, बबूल है, नीम है, तुलसी है, कचनार है। जो सर्पगंधा है यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर, इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया। जो सर्पगंधा है वो सिर्फ इंडिया में। भाई आप पतंजलि का ऐड देखते हैं या आप जैसे कोरोना पीरियड चला है तो आपने क्या देखा है कि जो एक हेल्दी इम्यूनिटी सिस्टम को जो स्ट्रॉन्ग करते हैं इस तरीके के ड्रिंक्स हमने पिए, और उस तरीके के ड्रिंक्स में जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है वो तुलसी का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये सारे मेडिकल प्लांट होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, बॉडी सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। वो चाहे हम बात करें शुगर की, वो चाहे हम बात करें ब्लड प्रेशर की, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जैसे अभी सर्पगंधा है सिर्फ इंडिया में फाउंड होता है, ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। फिर हम जामुन की जब बात करते हैं तो सबको पता है कि इसका विनेगर बनता है, और डायबिटिक में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है, कंट्रोल करता है डायबिटिक को, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। फिर जब हम बात करते हैं अर्जुन की, तो क्या है, ये फ्रेश जूस ऑफ लीव्स इज़ क्योर फॉर ईचर। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। किसको कंट्रोल करता है ये, ब्लड प्रेशर को। बबूल की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि अभी भी गांव में जो बड़े बूढ़े हैं या जो ओल्ड एज के लोग हैं वो ज़्यादातर जो पेस्ट की जगह दातून यूज़ करते हैं तो वो बबूल का ही होता है, क्योंकि गम्स को कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। नीम है, सबको पता है कि एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ लिए हुए होता है, ठीक है। तुलसी है, तुलसी तो सभी के घर में ज़्यादातर देखने को मिलेगी, कफ एंड कोल्ड में काम आती है। फिर कचनार है, अस्थमा, अल्सर, इन सारी चीज़ों में ये जो है वो यूज़ होता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जहाँ एक तरफ हमारी वाइल्ड लाइफ को
इफेक्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट, वहीं दूसरी तरह एज अ मेडिकल प्लांट ये ह्यूमन लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। तो लाइक इट्स फ्लोरा इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फोना। फ्लोरा की तरह इंडिया में फोना भी काफ़ी देखने को मिलता है। इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली, देखिए अंडरलाइन करते जाइए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मच स्पाइस एनिमल स्पाइसेस फाउंड इन इंडिया। देन 19,000 एनिमल स्पाइसेस, द कंट्री हैज़ अबाउट 2,000, 90,000 में से 2,000 स्पाइसेस हैं बर्ड्स की। दे कंट्रीब्यूट 30% ऑफ द वर्ड्स टोटल, यानी कि वर्ड्स का टोटल 13% जो बर्ड्स हैं वो कहाँ से पाई जाती हैं, कहाँ फाउंड है, इन इंडिया। देयर आर 2,546 स्पाइसेस ऑफ फिश। फिश की कितनी स्पाइसेस हैं, 2,546, विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक। कितना अकाउंट की जाती है, 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक। It also shares between 5 and 8% of birds, amphibians and reptiles in mammals। और हम जहाँ बात करते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल और मैमल्स की, कितना परसेंट है इसका, 5 to 8%। द एलिफेंट आर द मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल अमंगेस्ट द मैमल। अब हम एलिफेंट की बात कर रहे हैं तो ये क्या बता रहा है कि मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल है मैमल्स में। दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम। याद रखिए, वेयर एनिमल फाउंड, दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम। कहाँ पाए जाते हैं, असम में। कर्नाटका एंड केरला, असम के साथ कर्नाटका है, केरला है। और 1 ऑन डायनासोर, देखिए ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन है। वेयर 1 ऑन डायनासोर फाउंड, तो 1 ऑन डायनासोर आर द अदर एनिमल्स विच लिव्स इन स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल। कहाँ पाया जाता है, कहाँ रहता है, स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल। एरिड एरियाज आर द हैबिटेट फॉर द वाइल्ड एज एंड कैमल्स। किसके हैबिटेट हैं, जो एरिड एरियाज हैं वहाँ पे क्या पाया जाता है हमारा, जो एरिड एरियाज हैं, जो हमारे 1 और डायनासोर्स हैं ये स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन में पाए, मार्शी लैंड्स ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल में है। एरिड एरियाज ऑफ द रन ऑफ कच्छ, जो एरिड एरियाज हैं रन ऑफ कच्छ के और थार डेजर्ट के, हैबिटेट फॉर वाइल्ड एजेज एंड कैमल रिस्पेक्टिवली। आप जाते हैं, देखिए हम राजस्थान, कैमल जो है वो कहाँ है, सबसे ज़्यादा राजस्थान है। कह लीजिए कि जो राजस्थान है वो फेमस है कैमल एनिमल को लेके। जब कैमल एनिमल का नाम हमारे सामने आता है तो माइंड में स्ट्रक होता है राजस्थान स्टेट, ठीक है। इंडियन बिशंस, नीलगाय तो आपने सुनी ही है, ठीक है। चौसिंगा, गैजल एंड डिफरेंट स्पेसीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक वैरायटी ऑफ एनिमल्स आपको देखने को मिलती है इंडिया में, चाहे हम वो बात करें टाइगर की, चाहे वो हम बात करें बर्ड्स की, चाहे हम बात करें फिशेस की, चाहे हम बात करें मैमल्स की, ठीक है, चाहे हम बात करें राइनोसॉर्स की। तो अलग अलग स्टेट जो है वो अलग अलग एनिमल्स को लेके फेमस है। चाहे हम बात करते हैं डियर्स की, मंकीज़ की, इट इज़ ऑल्सो हैज सेवरल स्पेसीज ऑफ मंकी। अपने देखने को मिलता है कई बार जो मंकीज़ होते हैं आपके घरों में भी आ जाते हैं, ठीक है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर एंड लायंस। देखिए वर्ल्ड में इंडिया एक अकेली कंट्री है, याद रखिएगा, जहाँ पे दोनों चीज़ देखने को आपको मिलेगी, चाहे वो हम बात करते हैं टाइगर की, चाहे वो हम बात करें लायन की। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। इट्स ऑल्सो 1 मार्क्स क्वेश्चन, वेयर लायन आर फाउंड। देन गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, कहाँ पाए जाते हैं, गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लायन एंड टाइगर। लायंस आर फाउंड इन गिर फॉरेस्ट इन गुजरात एंड टाइगर्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। रिमेंबर दैट, आई रिपीट इट, lion is found in Gir forest in Gujarat and tigers are found in forest of Madhya Pradesh. The Sundarbans of West Bengal and the Himalayan region। और जो और कहाँ होते हैं, एक तो मध्य प्रदेश में होते हैं सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन। लीपर्ड 2 आर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली। जो लीपर्ड हैं वो कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, कैट फैमिली से। रिमेंबर दैट, लीपर्ड्स आर मेंबर ऑफ द कैट फैमिली। दे आर इम्पॉर्टेंट अमंग एनिमल्स ऑफ प्रे। किस लिए इम्पॉर्टेंट है ये, एनिमल्स ऑफ प्रे। द हिमालयाज हार्बर अ हार्डली रेंज ऑफ एनिमल्स विच सर्वाइव एक्सट्रीमली कोल्ड। देखिए जो
हिमालयन की अगर हम बात करते हैं, हिमालयन रीजन है, बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन है, तो यहाँ पे जो सर्वाइव करते हैं एनिमल्स वो काफ़ी कम एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। लद्दाख जैसी जगह जहाँ पे फ्रीजिंग है, हाई एल्टीट्यूड है, अ होम टू याक। यहाँ पे कौन सा एनिमल है? याक। आपने देखा होगा टीवी में भी कई बार, बड़े बड़े उसके बाल होते हैं, बुल की तरह वो दिखता है, तो उसको जो माउंटेन बुल भी कहा जाता है, तो वो क्या है? याक है। कहाँ है ये? हमारा लद्दाख। और शैगी हॉर्न वाइल्ड डॉग्स वेइंग अराउंड 1 टन। कितना है इसका वेट? 1 टन होता है। द तिब्बतियन एंटीलोप, द बहरहाल ब्लू शीप जिसे कहते हैं, वाइल्ड शीप एंड द तिब्बतियन वाइल्ड एस। Furthermore, the ibex, bear, snow leopard and rare red panda are found in certain pockets। यानी कि जैसे जैसा हाई एल्टीट्यूड है, जैसे जैसा रीजन है, उसी हिसाब से जो हमारी एनिमल की स्पाइसेस है वो वहाँ पे देखने को मिलेगी। इन द रिवर्स, लेक एंड कोस्टल एरियाज, टर्टल्स, क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल आर फाउंड। मैंने भी आपको बताया कि हर एनिमल का अपना अपना रहने का अलग अलग ठिकाना होता है। जैसे रेप्टाइल्स में अगर हम बात करते हैं, टर्टाइल्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, घड़ियाल्स हो गए, स्नेक्स हो गए, तो इनको रहने के लिए क्या चाहिए? इनको रहने के लिए चाहिए जहाँ पे रिवर्स होती है, ठीक है। लेटर इट इज़ द ओनली रिप्रेजेंटेटिव वैरायटी ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे। अब क्या है कि बहुत कम वैरायटी रह गई है क्रोकोडाइल की वर्ल्ड में, क्योंकि अब क्या है, इनका हंटिंग, जो हंटर्स हैं वो इनकी क्या करते हैं? हंटिंग करते हैं। बर्ड्स लाइफ इन इंडिया इज़ कलरफुल। अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं, अभी तक हमने एनिमल्स की बात की है, अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं इंडिया में, तो क्या है, बहुत तरह की बर्ड्स इंडिया में देखने को मिलती है। जैसे पिकॉक हो गया, पीजेंट्स हो गए, डक्स हो गए, पार्किट्स हो गए, क्रेन्स हो गई, पिजन्स हो गए, आर सम ऑफ द बर्ड इनहेबिटेड द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स ऑफ द कंट्री। ठीक, वी हैव सेलेक्टेड आर क्रॉप्स फ्रॉम अ बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट फ्रॉम द रिजर्व ऑफ ईडेबल प्लांट्स। वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड सेलेक्टेड मैनी मेडिकल प्लांट्स। देखिए, जो प्लांट्स हैं ईडेबल, जैसे वीट है, राइस है या पल्सेस हैं, ये ईडेबल प्लांट्स हैं, ठीक है। और हम एक्सपेरिमेंटेड करते हैं किस पे? बहुत सारे मेडिकल प्लांट्स पे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सर्पगंधा बताया था, तुलसी बताया था, नीम बताया था, बबूल बताया था। दैट मीन्स ये जो लाइन है ये किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है? ये इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है कि प्लांट जो हैं वो हर तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, चाहे वो हम ईडेबल को लेके बात करते हैं, चाहे वो हमारा मेडिकल प्लांट को लेके बात करते हैं। द एनिमल वर सेलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाय नेचुरल एज मिल्क एनिमल, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोवाइडेड अस ड्रॉट वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, मीट एंड एग्स। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स भी हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। मिल्क एनिमल प्रोवाइड कराता है, मीट एनिमल प्रोवाइड कराता है, ट्रांसपोर्टेशन बाई बुल कार्ट है, ये सारी चीज़ें हैं, बेफेलो कार्ट है। तो ये क्या है? वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। मिल्क हमारी जो बॉडी में एक बहुत एसेंशियल होता है वो हमें इससे प्रोवाइड होता है, ईट। और जो मीट होता है वो हमें फाइबर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। द फिश की भी बहुत एक न्यूट्रिटिव वो होती है आँखों की, अगर आपकी रोशनी कम है तो उसमें भी आपको फ़िश बहुत अच्छी बताई जाती है। मैनी इंसेक्ट हेल्प इन pollination of crops and fruit trees and extending biological control on such insect is harmful. Every species has a role to play in the ecosystem। देखिए, हर प्लांट का, हर एनिमल का एक रोल होता है इकोसिस्टम में। इंसेक्ट्स होते हैं जो अर्थवॉर्म होते हैं, वो फर्टाइल बनाते हैं ना सॉइल को हमारी। तो यहाँ पे जो लाइन है, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स है, फ्रूट्स है, ट्रीज़ हैं, ठीक है, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। सच इंसेक्ट इज़ हार्मफुल, कुछ जो इंसेक्ट होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि हर स्पेसीज का एक रोल है जो वो रोल प्ले करता है अपने इकोसिस्टम में। हैंस कंजर्वेशन इज़ टू एक्सेसिव कंजर्वेशन इज़ एसेंशियल। तो इनको बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। एज हैज़ बीन मेंशन्ड अर्लियर, ड्यू टू द excessive exploitation of plants and animals resource by human beings, the ecosystem has disturbed about 1300 plants species are endangered in 20 species are extinct। आप देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो इंडिया है वो अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए, फॉरेस्ट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, और किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इसका एक्सप्लॉयटेशन किया। तो यहाँ पे यही चीज़ बता रहा है
कि ह्यूमन बींग्स के थ्रू जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ है इकोसिस्टम का, उससे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स था उसकी वजह से जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है। जो 1300 प्लांट्स की स्पाइसीज है वो इंडेंजर्ड यानी ख़त्म होने की कगार पे है, और जो 20 स्पेसीज हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं। क्वाइट अ फ्यू एनिमल स्पाइसीज आर ऑल्सो इंडेंजर्ड एंड सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट। जो कुछ एनिमल की जो स्पाइसीज है वो भी ख़त्म होने की कगार पे है और कुछ ख़त्म हो चुकी हैं। द मेन कॉज, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ दैट? तो द मेन कॉजेज फॉर दिस मेजर थ्रेट टू नेचर एंड हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पस। आप देखते हैं न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि कई लोग स्नेक्स की जो स्किन है उसके साथ पकड़े गए हैं, कई लोग जो बियर की स्किन है उसके साथ पकड़े गए हैं, ठीक है। कुछ को हंटिंग का शौक़ है, ठीक है। हिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से हंटिंग को एक स्पोर्ट्स बनाया गया था। इसकी वजह से काफ़ी सारे जो टाइगर की स्पेसीज हैं वो ख़त्म होती जा रही थी ब्रिटिश टाइम में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि जो ग्रीडी हंटर्स हैं वो अपने कमर्शियल पर्पस के लिए क्या करते हैं, इनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। पॉल्यूशन ड्यू टू द केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एसिड डिपॉजिट इंट्रोड्यूस ऑफ alien species and reckless cutting of the forest to bringing land under cultivation and habitat are also responsible for the imbalance। देखिए जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन के एक बेनिफिट हैं, एडवांटेजेस हैं, इसी तरीके से इनके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जिस तरीके से कल्टीवेशन के लिए या जिस तरह से हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए क्या कर रहे हैं, लगातार ट्रीज़ को रेकलेसली काट रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं क्या हमारा इफ़ेक्ट हो रहा है, उसका सीधा सीधा इम्फेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है। अगर आप न्यूज़ सुनेंगे तो आपको लगेगा, देखने को मिलेगा कि दिल्ली जो हमारी मेन सिटीज़ में से आती है उसमें क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन चल रहा है नहीं चल रहा है। कैपिटल है वो हमारी इंडिया की, तो जो हमारी कैपिटल है वो पूरी तरीके से पॉल्यूटेड हो चुकी है, तो उसका कहीं ना कहीं रैकलेसली ट्रीज़ का कटना है, ग्रीनरी का कम होना है, और ये रिस्पॉन्सिबल है एक इम्बैलेंस के लिए एनवायरनमेंट में, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स को उठाया है। पहला क्या है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना। जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको क्या किया गया, सेटअप किया गया है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके हम किसको, फ्लोरा एंड फोना को। 10 आउट ऑफ दीज द सुंदरबन, उनमें से जो 10 हैं वो कौन कौन से हैं, सुंदरबन, नंदा देवी, द गल्फ ऑफ मन्नार, द नीलगिरी, नॉर्केक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, ठीक है, पंचमढ़ी एंड अकनकमार और अमरकंटक हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व। ये सारे किस में हमारे इंक्लूडेड हैं, बायो रिजर्व में। बायो रिजर्व का मतलब होता है कि किस तरीके से हम इनको जो है वो सेटअप कर सकते हैं। जो और कौन सा है हमारा ये, सिसलाम और पन्ना। थर्ड जो है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट राइनो है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस। यानी कि फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ों को, ये सारे बायोस्फीयर्स को सेटअप किया। 103 नेशनल पार्क्स, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जियोलॉजिकल गार्डन्स आर सेटअप टू द टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज। अपने नेचुरल हेरिटेज को बताने के लिए 103 नेशनल पार्क सेटअप किए गए हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को सेटअप किया गया। ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल। हम सबको क्या है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको क्या करना चाहिए, हम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको बताया कि क्या फॉरेस्ट के जो हैं बेनिफिट्स हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है और क्या वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट से रिलेट करती है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन ब्रीफली थॉरोली मैंने आपको इसमें समझा दिया गया है। जो जो चीज़ें मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई है वो आप इसमें समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।